हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी के सारांश पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रेमचंद की कहानी पर पंच परमेश्वर है, ये दो दोस्तों अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता और शत्रुता की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। इसमें जो अलगू चौधरी है वो एक धनवान और जुम्मन शेख पढ़ा लिखा आदमी है और दोनों के बीच बहुत गाढ़ी मित्रता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अध्याय और जानते हैं प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी की तात्विक समीक्षा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कहानी की तात्विक समीक्षा के लिए 6 तत्वों का निर्धारण किया गया है। पहला तत्व कथानक, यानी कि जो कहानी है उसकी जो कथा है उसके विषय में होता है। चलिए आज इस कहानी की कथानक या कथा वस्तु को जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन जो आरंभ है वो इस वर्णन से होता है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन के मित्र हैं और गांव में एक साथ रहते हैं। दोस्तों, दोनों के बीच में बहुत अच्छा भाईचारा है, गहरी मित्रता है। जुम्मन शेख की एक खाला होती है, बूढ़ी खाला, विधवा होती है, उसके कोई बच्चा नहीं होता और उसके पास कुछ जमीन जायदाद है। जुम्मन शेख अपनी खाला को बहला फुसलाकर वो जमीन जायदाद अपने नाम कर लेता है कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी सेवा करूंगा। और जब तक उसके पास जायदाद की रजिस्ट्री नहीं होती वो अपनी खाला का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन जैसे ही वो जायदाद उसके नाम हो जाती है वो उसकी बीवी खाला को खरी खोटी सुनाती है और भर पेट रोटी और ढंग से कपड़ा भी नहीं देती है। अब वो बड़ी परेशान हो जाती है और अपने फैसले के लिए पंचायत बुलाती है। अब जुम्मन के विरुद्ध मुकदमा होता है गांव में। खाला का आरोप है कि पंचो, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी और जिसके बदले इसने मुझे कहा था कि ये पूरी जिंदगी मुझे कपड़ा रोटी देगा, लेकिन आज ये मुझे कुछ नहीं देता। मैं एक लाचार बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती और तुम सबके सिवा मैं किसको अपना दुख सुनाऊं। अब जो भी है सारी पंचायत बैठती है और इन दोनों को कहती है कि तुम अपना अपना पंच चुनो, जुम्मन और उसकी खाला को। अब जुम्मन किसी को अपना पंच नहीं चुनते, लेकिन जो खाला है वो जुम्मन के दोस्त अलगू चौधरी को अपना पंच चुन लेती है। अब अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहता क्योंकि उसे पता है कि यदि वो अपने दोस्त के विरुद्ध जाता है तो उनकी दोस्ती टूट जाती है। लेकिन बूढ़ी खाला उसे समझाती है कि पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है, इसलिए तुम दोस्ती के लिए अपना ईमान मत बेचना। अब ठीक है, धीरे धीरे वो पंचायत का दिन आ जाता है, पंचायत होती है, पंच फैसला करते हैं कि जो उसकी ज़मीन जायदाद है उसके बदले में जुम्मन शेख अपनी आला को महीने का खर्चा देगा और यह बात अलगू चौधरी अपने मुंह से बोलता है। अब दोनों मित्रों के बीच में दुश्मनी का भाव आ जाता है, वो एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन अलग ही तरीके से मिलते हैं। दोस्तों, अब जुम्मन को भी इसके लिए जल्दी ही अवसर मिल जाता है। क्या होता है कि एक बार अलगू चौधरी किसी मेले से 2 बैल खरीद कर लाता है। अब उनमें से एक बैल कुछ समय बाद मर जाता है। बैल बहुत मोटे और तगड़े थे। उनके गांव में एक समझू साहू था जो बहुत अमीर था। वो अलगू चौधरी से उस बैल को मांगता है कि तुम मुझे दे दो और 1 महीने में इसका पैसा तुम्हें चुका दूंगा। लेकिन वो साहू जो उसका धंधा काफ़ी था तो वो एक दिन में बैल को 4-5 बार उस पर लदनी करता था, उसे मारता पीटता था, खाने पीने को कम देता था। धीरे धीरे बैल जो है वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है और जब पूरा दिन वो काम करता है ढंग से, उसको खाने को नहीं मिलता और अपने मालिक के कोड़े खाने से वो बैल एक दिन मर गया। अब अलगू अपने बैल के दाम मांगने जब साहू के घर जाता है तो वो पैसे देने से मना कर देता है और फिर अलगू चौधरी पंचायत की शरण में चला जाता है। पंचायत हुई, इस बार भी दोनों पक्षों से पंचों के नाम मांगे गए। अलगू ने कहा जिसे चाहे चुन लिया जाए, मेरी तरफ से कोई वो
नहीं है। और लेकिन समझू साहू तुरंत जुम्मन का नाम ले लेते हैं। अब जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा कांप जाता है कि ये तो मेरे विरोध फैसला करेगा। लेकिन जुम्मन शेख के पंच के आसन पर बैठने के बाद जुम्मन का हाल प्रेमचंद जी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपने जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मेरे मुंह से जो निकलेगा वो भगवान की वाणी, देव की वाणी होगी। और दोनों पक्षों की बात सुनकर जुम्मन फैसला करता है कि अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है और तुम्हें समझू साहू को, अलगू चौधरी को बैल के पैसे देने होंगे, क्योंकि जब उसने बैल खरीदा तब बैल एकदम मोटा तगड़ा था, उसे कोई बीमारी नहीं थी और समझू साहू के पास जाकर बैल मरता है। अब जब ये न्याय होता है तो सारे ही लोग बड़े ही खुश होते हैं और पंच परमेश्वर की जय का नारा लगाते हैं। अब जुम्मन कहता है कि आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता, ना दुश्मन, और न्याय के सिवा हमें कुछ नहीं सूझता। तो दोस्तों, इस तरह दो मित्रों के अलग होने और फिर से मिलने की कथा, मूल में न्याय और दायित्व बोध की कहानी, ये पंच परमेश्वर है। अतः कथा वस्तु की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी दूसरा तत्व जो होता है कथा किसी भी कहानी का, वो होता है चरित्र चित्रण, पात्र। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में से है। ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर केंद्रित इस कहानी में इनके जो गांव का भोला विश्वास है उसको दिखाया गया है। कहानी मुख्यतः जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की है। इनके साथ जुम्मन की पत्नी, जुम्मन की बेवा खाला, समझू साहू जैसे अन्य पात्र भी हैं। दोस्तों, प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में सबसे लोकप्रिय और चर्चित पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का दृश्य विधान बनाते हैं वो। और इस विधान की खूबी यह है कि अपने चरित्रों के हृदय परिवर्तन का दृश्य विधान वो बड़े ही खूबी से, बड़े ही अच्छे तरीके से बनाते हैं कि किस प्रकार पंच की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य का हृदय बदल जाता है। इस विधान की यह खूबी है कि अपने चरित्रों के हृदय परिवर्तन के लिए वे कोई अस्वाभाविक परिस्थिति या घटनाओं का निर्माण नहीं करते हैं। ध्यान से देखा जाए तो दोनों मुख्य पात्र अपनी प्रकृति में सामान्य मनुष्य हैं, कोई भी दुष्ट नहीं है, कोई भी क्रूर नहीं है। यानी कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जब पंच बनते हैं तो पंच के हिसाब से ही वो अपना न्याय सुनाते हैं। चलिए, अगला है देश काल और वातावरण। तीसरा तत्व होता है किसी भी कहानी की जो तात्विक समीक्षा हम करते हैं उसका तीसरा तत्व होता है देश काल और वातावरण। दोस्तों, कहानी लिखते हुए प्रेमचंद का कौशल वर्णन में दिखाई देता है। यह वर्णन पात्रों के परिचय में आया हो अथवा परिवेश का चित्र खींचते हुए प्रेमचंद ने इसे जीवंत बना दिया है। कहानी में खाला की समस्या प्रकट होते ही गांव के लोगों से अपनी गुहार लगाने का प्रसंग आता है कि खाला अपने लिए गुहार लगाती है गांव से। यहाँ प्रेमचंद गांव में मौजूद भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के लोगों का अंकन करते हैं कि लोगों की कैसा स्वभाव है, और आगे पंचायत का दृश्य ऐसे खींचते हैं मानो पाठकों के सामने ही पंचायत लगी हो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था, पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे पंचायत हमारे सामने बैठी है। साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से ही प्रभावित होता है। दोस्तों, जिस समय जो कोई लहर देश में उठती है साहित्यकार उससे नहीं बच सकता, अविचलित नहीं रह सकता। वे देशकाल और परिस्थिति के अनुसार ही लोगों के चरित्रों को देखने और समझने की कोशिश करता है और जिसके लिए उसे उपयुक्त परिवेश की रचना करनी होती है। यानी कि देशकाल और वातावरण की दृष्टि से पंच परमेश्वर एक सटीक कहानी है। चलिए, अब हम इसकी भाषा शैली जानते हैं। ये प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर की भाषा में जो नाटकीयता, शक्ति और सरल संयोजन है वह एक बदले वे विश्व दिशा का परिणाम है। दोस्तों, प्रेमचंद प्रचलित साहित्य शैलियों की आलंकारिक और कृत्रिम रूप से समासिक भाषा की कृत्रिमता से वो जानते थे कि समास की भाषा की कृत्रिमता यदि मैं अपनी कहानी में प्रयोग करूँगा तो कैसे करूँगा, इसका उन्हें अच्छी तरह से
पता था। ऐसी भाषा जनता के सामान्य जीवन बोध के करीब ना थी। इसलिए प्रेमचंद का उद्देश्य था अपने साहित्य को जनता तक ले जाना। वो बहुत सिंपल आम बोलचाल की भाषा लिखते थे, इसलिए उनकी लड़ाई उस भाषिक ढांचे को उपलब्ध कराने की लड़ाई थी जिसके द्वारा वे अपने को जनता से जोड़ते थे। वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे कि साधारण जनता उनसे जुड़ जाती थी। यह आकस्मिक नहीं है कि अलगू और जुम्मन एक धर्म के अनुयायी नहीं हैं और गहरे मित्र हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम हैं और गहरे मित्र हैं। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में मौजूद दोनों समुदायों की सहज उपस्थिति और फिर एक दूसरे पर निर्भरता को भी कहानी और कहानी की भाषा में देखा जा सकता है। यानी कि कहानी में हमने देखा कि एक मुस्लिम और एक हिंदू आपस में कितने अच्छे मित्र हैं। कहानी में इस सामुदायिकता और परस्परता का प्रमाण पहले ही मिल जाता है। जब कहानी प्रारंभ होती है तब क्या होता है, जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू जब कभी बाहर गए तो अपना घर वो जुम्मन पर छोड़ गए। यानी कि हिंदू मुस्लिम होते हुए भी वो एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे। इन दोनों मुहावरों में दो संस्कृतियों की पारस्परिकता देखने योग्य है। दोस्तों, कहानी की सहज संरचना अपनी प्रकृति में देशज कथाओं सरीखी है, जहाँ धीमे धीमे हो रही घटनाओं और संयोगों से ही कथा निर्मित हुई है। अपनी सहजता और साधारणता में कहानी गहरे नैतिक संकट का उद्घाटन करती है। और दोस्तों, इसमें एक भोला विश्वास है, लोगों के मन का विश्वास है कि पंचों में परमेश्वर निवास करते हैं। चलिए, किसी भी कहानी का पांचवा तत्व होते संवाद योजना, यानी कि कथोपकथन। कहानी में जो ये संवाद आए हैं वो केवल कथा को ही आगे नहीं बढ़ाते बल्कि कहानी के तनाव को भी बताते हैं। कहानी की शुरुआत में ही जुम्मन और खाला का संवाद आया है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जुम्मन के भीतर जो उसके मन में कपट आता है कि खाला की जायदाद अपने नाम करा लूंगा, तो ये सब उसका शुरू में ही पता चल जाता है। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मेरी जमीन जायदाद का जो तुम्हारे नाम की है उसके बदले में अपना पका खा लिया करूंगी। प्रेमचंद जिस प्रकार मनुष्य के बुनियादी स्वभाव को समझते हैं, ठीक उसी तरह वे तात्कालिक घटनाओं परिस्थितियों से मनुष्य के भीतर उपजते लोभ और कपट को भी खूब पहचानते हैं। वो लोगों के लोभ और कपट को समझते हैं। पंच परमेश्वर के अंत में जुम्मन और अलगू को गले लगकर रो पड़ना इस विश्वास की अभिव्यक्ति है। अंत में जब अलगू चौधरी जुम्मन शेख गले मिलते हैं और रोते हैं तो पता चलता है कि हाँ, जो प्रेमचंद जी का विश्वास था वो यहाँ जीत जाता है। कहानी के अंत में अलगू के पक्ष में फैसला होने पर वे उल्लास से पंच परमेश्वर की जय का नारा लगाते हैं। दोस्तों, यह मनुष्य का काम नहीं है कि वो अच्छे से न्याय कर सके, बल्कि मनुष्य के अंदर भगवान निवास करता है जब वो पंच बनता है, और यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। कहानी के ये संवाद न्याय बोध के सहज उच्च आदर्श की पुनर्स्थापना का जय घोष करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, किसी भी कहानी का अंतिम तत्व होता है उद्देश्य, यानी कि कोई भी कहानी या रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। जुम्मन और अलगू की मूल कथा में खाला की जायदाद, अलगू का सत्य भाषण, जुम्मन और अलगू का बैल के लेन देन का प्रसंग और अंत में सुखद पुनर्मिलन का निर्णय ही वह कथा कौन है जिसके बीच कहानी चलती है। पूरी कहानी इसी बीच चलती है और एक असहज मूल्यारोपण उभरता है। बिल्कुल एकदम से एक मूल्य आता है कि हाँ, पंचों में परमेश्वर है। कहानी का उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना ही है, जो प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन से अंगीकार किए हैं। दोस्तों, प्रेमचंद अपनी अन्य रचनाओं की तरह यहाँ भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं भूलते हैं। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस कहानी में पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और उसी अंतःप्रेरणा के चलते उनकी कहानी में यह कदापि असहज नहीं लगता कि खाला अपने न्याय के लिए अलगू चौधरी का चुनाव करे और समझू साहू जुम्मन शेख को अपना पंच स्वीकार करे। तो दोस्तों, ये हमने प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की।
हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।